अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम उर्दू ग्रामर का बहुत ही अहम टॉपिक शेरी इस्लाहात वो पढ़ने वाले हैं। अगर आप क्लास 9th, 10th, 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद होने वाली है। इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक मैं शेरी इस्लाहात के मुतल्लिक़ वो तमाम अहम चीज़ें बताऊंगा जो शेरी इस्तिलाहात में, नज़मों और गज़लों में बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सिलसिले में हम सबसे पहले चलते हैं कि जो मिसरा होता है शेरी इस्तिलाहात में, मिसरा वो क्या होता है। बेसिकली कोई भी शेर हो, खा वो नज़म या गज़ल, उसकी एक सतर बोलते हैं एक लाइन, उसको हम क्या नाम देते हैं, मिसरा। यानी कि कोई भी शेर हो उसकी एक अकेली लाइन को हम क्या नाम दे देते हैं, मिसरा। मिसाल के तौर पर हमारे पास बहुत ही मशहूर अल्लामा इकबाल का शेर है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। अगर हम इस अकेली लाइन को स्टडी करें, इस अकेली लाइन की बात करें, तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए मिसरा होगा। ठीक है, समझ आ रही है। यानी कि एक अकेली लाइन को किसी भी नज़म या गज़ल के शेर को पढ़ना हमारे लिए क्या होता है, मिसरा। नंबर सेकंड पे आ जाते हैं, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अगर हम इस अकेली लाइन को पढ़ेंगे तो ये भी हमारे लिए क्या अहमियत रखेगी, ये भी हमारे लिए मिसरे की अहमियत रखेगी। तो किसी भी नज़म या गज़ल के शेर को जो शेर उसकी जो अकेली सतर हो, उसकी अकेली लाइन हो, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, मिसरा। स्टूडेंट, इसके बाद नंबर सेकंड पे हमारे पास आता है शेर। अब शेर क्या होता है, दो मिसरों के मजमूए को हम क्या कहते हैं, शेर। मिसरे कितने होने चाहिए, दो। ऊपर हमने सिर्फ एक सतर की लाइन, एक सतर पढ़ा, उसको हमने क्या नाम दे दिया, मिसरा। अब दो मिसरे हों, यानी कि दो लाइनें हों, तो वो हमारे लिए क्या अहमियत रखेगा, वो हमारे लिए उर्दू ग्रामर में शेर कहलाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये शेर है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा तूने तो हम तेरे हैं। एक सतर, एक लाइन, एक मिसरा, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद ये जहाँ चीज़ क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये एक, ये और एक ये कितने हो गए, दो। अब इन दोनों को हम इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, शेर। समझ आ रही है स्टूडेंट्स के दो सतरों, दो मिसरों, उनका जो मजमुआ होता है, उनकी जो कलेक्शन होती है, वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए शेर होता है। इसके बाद नंबर थर्ड पर हमारे पास आ जाता है काफिया। अब काफिया क्या होता है, ये बहुत ही ज़रूरी है। स्टूडेंट्स इसमें उलझ जाते हैं और उनको समझ नहीं लगती। इसकी अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज, ये कहाँ आते हैं, शेर के आखिर में। शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज। तो स्टूडेंट्स सम टाइम क्या करते हैं कि एक ही शेर में एक ही तरह के लिखे हुए लफ्ज़ को क्या कहना शुरू कर देते हैं कि वो हमारे लिए काफिया है, तो वो गलत होते हैं। तो यहाँ सिर्फ हम आवाज़ अल्फाज की बात हो रही है। मिसाल के तौर पर, बंदा ओ साहब मुताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। अब स्टूडेंट्स इस जुमले में, इस शेर में हमारे पास हम आवाज़ अल्फाज कौन से हैं, एक है गनी और एक है सभी। ये लिखने में मुख्तलिफ हैं और इनकी आवाज़ क्या है, एक जैसी हम आवाज़ अल्फाज है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, काफिया हो जाएंगे। आगे ये देखें, एक और एक, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों आवाज़ भी एक तरह लिख रहे हैं, ये दोनों आवाज़ भी एक तरह की दे रहे हैं और लिखे भी एक तरह के हुए हैं, तो ये हमारे पास काफिया नहीं होंगे। इसके बाद हम चलते हैं कि रदीफ़ क्या होता है। बेसिकली रदीफ़ का मतलब होता है कि पीछे चलने वाला, बाद में आने वाला, और ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान से निकला है जिसका मतलब होता है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। अब हम चलते हैं इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन की तरफ। नज़म या गज़ल में काफिया के बाद आने वाले अल्फाज, नज़म या गज़ल में जो भी काफिया अल्फाज होते हैं, जैसे हमने ये पढ़े हैं गनी, सभी, इनके बाद जो भी अल्फाज आ जाएं वो हमारे लिए क्या होते हैं, वो हमारे लिए रदीफ़ होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ ये हमारे पास काफ़ी अल्फाज कौन सा है, गनी, और इसके बाद ये क्या लफ्ज़ आ रहा है, एक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रदीफ़। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ भी एक आ रहा है,
तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, रदीफ। यानी कि नज़म और गज़ल में काफिया के बाद आने वाले जो भी अल्फाज होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रदीफ। ऐसे ही एक और शेर है, दर्द मिन्नत कश दवा ना हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। यानी कि इस शेर में क्या हुआ है कि यहाँ बुरा और दवा ये दोनों क्या है, हम आवाज़ अल्फाज, और हम आवाज़ अल्फाज को हमने पढ़ा है कि क्या कहते हैं, काफिया। और इनके फौरी बाद कौन सा लफ्ज़ आ रहा है, ना हुआ, और यहाँ भी क्या आ रहा है, ना हुआ। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हमारे पास रदीफ हो गए। यानी कि काफिया के फौरी बाद आने वाले अल्फाज को हम क्या नाम देते हैं कि वो रदीफ होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं कि मतला क्या होता है। मतला का मानी होता है तलू होने के, सूरज हो या चांद हो उनके निकलने की जगह को हम क्या कहते हैं, मतला। अब हम इसकी उर्दू ग्रामर में डेफिनेशन की तरफ आते हैं। गज़ल के पहले शेर को जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो मतला कहलाते हैं। यानी कि कोई भी गज़ल हो और उसका पहला जो शेर होता है, यानी कि 2 सतर होते हैं, 2 लाइनें होती हैं, 2 मिसरे होते हैं, उनका वो शेर जिनमें हम काफिया अल्फाज और हम रदीफ यानी कि हम आवाज़ अल्फाज और एक जैसे मिलते जुलते अल्फाज हों, वो हमारे लिए क्या होते हैं, वो हमारे लिए मतला होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ है, फ़कीर ना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अब इस जुमले में, इस शेर में हमारे पास जो हम काफिया हैं वो कौन से अल्फाज हैं, सदा और दुआ। ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास हम काफिया हो गए। तो हम काफिया आ गए। इसके बाद हमने ढूंढना है कि इसमें हम रदीफ वो कहाँ हैं। और हमने पढ़ा था कि जो रदीफ होते हैं वो किसके बाद आते हैं, काफिया के फौरी बाद। तो यहाँ देखें कर चले, और यहाँ भी क्या आ रहा है, कर चले। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, हम रदीफ। ये गज़ल का पहला शेर है, उसमें हम काफिया भी आ गए और हम रदीफ भी आ गए। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास मतला हो गए। स्टूडेंट लास्ट में हमारे पास रह जाता है मक्ता। मक्ता क्या होता है, इसका मतलब होता है काटने के या ख़त्म करने के। यानी कि जहाँ कोई भी बात, कोई भी चीज़ ख़त्म हो रही है उसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, मक्ता। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। गज़ल के आखिरी शेर जहाँ शायर अपना तखल्लुस अदा करता है, यानी कि गज़ल का हर वो आखिरी शेर जहाँ शायर अपना तखल्लुस यानी कि वो दूसरा नाम जो शायरी नाम उसने लिया होता है उसको इस्तेमाल करता है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, मक्ता। मिसाल के तौर पर, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब। अब ये मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान इसका असल नाम है और ये अपने आप को मिर्ज़ा गालिब कहलवाते थे शायरी में। तो यहाँ उन्होंने क्या यूज़ किया, तखल्लुस। मिर्ज़ा गालिब उनका क्या है, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान का तखल्लुस। तो ये तखल्लुस हुआ। और हमने क्या पढ़ा है कि गज़ल के आखिरी शेर जहाँ शायर अपना तखल्लुस अदा करता है वो हमारे पास क्या होता है, मक्ता। तो यहाँ उसने क्या अदा किया, तखल्लुस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मक्ता। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी शायरी इस्तिलाहात। अगर इस लेक्चर में किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ की समझ ना आई हो या वो किसी और चीज़ पर मज़ीद रहनुमाई लेना चाहता हो तो वो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके इस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।